शादी के तीसरे साल मेरी बॉस पत्नी मुझे बिना बताए विदेश उड़ गई अपने फर्स्ट लव के भाई से मिलने, लेकिन किसी ने उनकी इंटीमेट फोटोज खींच ली और वो इंटरनेट पर वायरल हो गईं। जब यानलिन घबराकर वापस लौटी तो फ्लाइट से उतरते ही उसे अनगिनत मिस्ड कॉल्स और मैसेजेस मिले। उसने आखिरी वॉइस मैसेज प्ले किया, दीदी ग्रैंडपा बाओ का निधन हो गया है, मैसेज देखते ही मुझे कॉल बैक करना। यानलिन ने गंभीर चेहरे के साथ अपनी बहन लियू यानरैन को कॉल बैक किया। आखिर बात क्या है? लियू यानरैन कुछ सेकंड्स के लिए चुप रही। वो समझ गई कि उसने पूरी वॉइसमेल नहीं सुनी थी, इसलिए उसे बात दोहरानी पड़ी। आज जीजाजी हॉस्पिटल में ग्रैंडपा को देखने आए थे। ग्रैंडपा ने विदेश में तुम्हारी मिस्टर इटो के साथ वाली फोटोज देख ली। वो एकदम से इमोशनल हो गए, उन्हें ब्रेन हैमरेज हो गया और रेस्क्यू के कुछ ही देर बाद वो चले गए। जीजाजी को बहुत गहरा सदमा लगा है, इसलिए। ये सुनकर यानलिन का चेहरा पीला पड़ गया। उसकी सांसें तेज हो गईं। उसने फोन को कसकर पकड़ा और पूछा, वो कहाँ है? लियू यानरैन ने कुछ सेकंड्स की चुप्पी के बाद कहा, मुझे नहीं पता। बाओ फैमिली ने दोपहर में ही ग्रैंडपा की बॉडी को क्रीमेट कर दिया। मुझे ये भी नहीं पता कि जीजाजी अभी कहाँ हैं। मुझे बस इतना पता है कि हॉस्पिटल से निकलते ही उन्होंने एक कंडीशन रखी है। यानलिन तुरंत समझ गई कि मैंने क्या कंडीशन रखी होगी। उसका जॉ लाइन टाइट हो गया। मैं उसे डिवोर्स नहीं दूंगी। लियू यानरैन ने आगे कहा, ग्रैंडमा और आंटी ने जीजाजी की कंडीशन मान ली है। यानलिन का चेहरा और भी डार्क हो गया। उसने पैर मारकर अपने पास रखे लगेज को दूर फेंक दिया। मैंने कब कहा कि मुझे डिवोर्स चाहिए? पर दीदी, तुमने इस बार सच में हद पार कर दी है। यानलिन का चेहरा बहुत ही डरावना लग रहा था। उसने एक गाली दी। असिस्टेंट सोंग याओजी बगल में खड़ी कांप रही थी। उसने पहली बार यानलिन को अपना कंट्रोल खोते हुए देखा था। बॉस यानलिन। यानलिन ने अपनी भौहों को मसला और अपने उदास चेहरे के साथ मुझे कॉल किया। कॉल रिंग हुई पर मैंने नहीं उठाई। फिर यानलिन ने मैडम लियू को कॉल किया और कॉल कनेक्ट हो गया। उन माँ बेटी में से किसी ने कुछ नहीं कहा। यानलिन को अपना गला सूखा हुआ महसूस हुआ। उसने अपनी आवाज दबाते हुए पूछा, मॉम, बाओ शोमिंग कहाँ हैं? क्या आप लोग साथ हैं? मैडम लियू ने आखिरकार बोलना शुरू किया। उनकी आवाज बहुत ही फीकी और ठंडी थी। नहीं, यानलिन कुछ और कहना चाहती थी, लेकिन तभी पिता लियू चेंग ने फोन छीन लिया और सीधे गालियां देने लगे। मैंने ऐसा क्या पाप किया था जो तुम्हारे जैसी औलाद पैदा हुई? अभी के अभी घर वापस आओ। यानलिन बिना किसी एक्सप्रेशन के सुन रही थी, लेकिन उसका दिल अंदर से ठंडा पड़ता जा रहा था। बाओ शोमिंग, वो अभी कहाँ है? तुम्हारा खुद का पति है और तुम मुझसे पूछ रही हो? क्या तुम इंसान भी हो? मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ, तुरंत घर वापस आओ और उस इटो नाम के आदमी से कह देना कि लियू फैमिली के घर के दरवाजे उस जैसे घटिया इंसान के लिए नहीं खुलेंगे जब तक हम सब मर नहीं जाते। यानलिन को अपने सीने में एक दर्द महसूस हुआ। वो एक्सप्लेन करना चाहती थी, हालांकि पहले उसे सफाई देना बिल्कुल पसंद नहीं था। डैड, मेरे और उसके बीच वैसा कोई रिलेशन नहीं है। लियू चैंग ने एक ठंडी हंसी हंसी। है या नहीं, अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बाओ शोमिंग की अब बस एक ही डिमांड है, डिवोर्स। अगर तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी इंसानियत बची है तो उसे डिवोर्स दे दो। डिवोर्स का शब्द सुनते ही यानलिन की पीठ अकड़ गई और उसने अपनी मुट्ठियां भींच ली। मैं उससे डिवोर्स नहीं दूंगी। तुम्हारे कहने से क्या होता है कि नहीं दूंगी? तुम्हारी औकात ही क्या है? लियू चैंग बोलते बोलते और भी ज्यादा गुस्सा हो गए। यानलिन ने सीधा फोन काट दिया। उसका दिल और भी भारी हो गया। उसने कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन आखिर में उसके पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं थे। बॉस यानलिन, अभी हमें सबसे पहले मिस्टर बाओ शोमिंग को ढूंढना चाहिए। यानलिन ने धीरे से अपनी आंखें उठाई। उसका चेहरा नीला पड़ चुका था। विला वापस चलते हैं। वापस जाने के रास्ते में यानलिन ने मुझे लगातार कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन उसने चाहे कितनी भी कॉल्स की हो, मैंने एक भी कॉल नहीं उठाई। वो सीट पर पीछे टेक गई, फोन को कसकर पकड़ा। स्पीड बढ़ाओ। सोंग याओजी ने एक्सेलरेटर दबाया। ठीक है बॉस, हम पहुंच गए। यानलिन ने दरवाजा खोला और गाड़ी से उतरी। सोंग याओजी उसकी ठीक पीछे थी। वो थोड़ी खोई हुई थी। यानलिन की जल्दबाजी वाली पीठ को देख रही थी। मेड जैंग उसे देखकर चौंक गई। मैडम, आप वापस आ गई। यानलिन ने अपनी भौहें से कोड़ी, लेकिन उसकी नजर सेकंड फ्लोर पर थी। क्या बाओ शोमिंग घर पर है? मेड जैंग ने कहा। नहीं। उसका चेहरा इतना उतरा हुआ देखकर मेड जैंग ने पूछ ही लिया, क्या कुछ हुआ है? यानलिन ने उसे इग्नोर किया। बड़े कदमों से सीढ़ियां चढ़ी और बेडरूम का दरवाजा खोला। वहां सारी चीजें वैसी ही थीं। मेरा कंप्यूटर और मेरा सारा पर्सनल सामान भी वहीं था, लेकिन फिर भी वो बेचैन थी। भले ही मेरा सारा सामान वहां था, लेकिन मैं वहां नहीं था और उसे ये भी नहीं पता था कि मैं कहाँ हूँ। उसे मुझसे मिलना था। इसी वक्त यानलिन गंभीर चेहरे के साथ वापस नीचे मुड़ी। मेड जैंग ने अभी अभी फोन काटा था। उसने सिर उठाकर हमारी तरफ देखा। उसका एक्सप्रेशन बहुत ही शॉक था। यानलिन के कदम रुक गए। उसने उसे घूरते हुए देखा। किसका फोन था? मेड जैंग अभी तक पूरी तरह से होश में नहीं आई थी। मिस्टर बाओ शोमिंग का फोन था। उन्होंने कहा कि मैं अब अपने होम टाउन वापस जा सकती हूँ और उन्होंने ये भी कहा कि वो अब यहाँ वापस नहीं आएंगे। मेरे कमरे का सारा सामान उन्होंने मुझे अपने हिसाब से हैंडल करने को कहा है। यानलिन का चेहरा और भी डार्क हो गया। उसने और क्या कहा? मेड जैंग ने कंफ्यूज्ड होकर सिर हिलाया। और कुछ नहीं मैडम। आखिर हुआ क्या है? आज सुबह तक तो सब ठीक था। यानलिन ने अपनी आंखें बंद की। उसने मेरी बहन बाओ युनसोन का नंबर निकाला और कॉल कर दी। यानलिन को लगा था कि ये कॉल भी कोई नहीं उठाएगा। तभी बाओ युनसोन की ठंडी आवाज आई, बॉस। यानलिन की आवाज भारी थी और उसके टोन में एक अजीब सी नरमी थी।
बाओ शोमिंग कहाँ है? मुझे उससे मिलना है। यान लिन की आवाज सुनकर बाओ युनसोन का एक्सप्रेशन एकदम से कोल्ड हो गया। डिवोर्स पेपर्स ल्यू फैमिली के घर पर हैं। जब टाइम मिले तो बॉस यान लिन साइन कर देना। प्लीज मेरे भाई को छोड़ दो, उसे अपनी जिंदगी जीने दो। इतना कहकर बाओ युनसोन ने फोन काट दिया। कॉल कट चुकी थी। यान लिन तेजी से नीचे उतरी और सीधे दरवाजे से बाहर निकलकर ओल्ड मैंशन की तरफ चल दी। मेड जैंग उन दोनों को जाते हुए देख रही थी। उसे अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या है। ल्यू फैमिली के घर में पूरी रोशनी थी, लेकिन वहां का माहौल बहुत ही भारी और दम घोटने वाला था। ल्यू फैमिली के सभी लोगों ने ग्रैंडपा बाओ के सम्मान में फॉर्मल काले कपड़े पहने हुए थे। घर में घुसते ही यान लिन की आंखें सिकुड़ गईं और वो सीधे ग्रैंडमा के सामने घुटनों के बल बैठ गई। उसकी आवाज थोड़ी फटी हुई थी। ग्रैंडमा, बाओ शॉमिंग कहाँ है? मुझे उससे मिलना है। ग्रैंडमा ल्यू ने अपनी आंखें कसकर बंद की हुई थी। उनके हाथों में लगातार प्रार्थना की माला घूम रही थी। उन्होंने यान लिन पर कोई ध्यान नहीं दिया। यान लिन अपना सिर नीचे झुकाए बैठी थी। उसका चेहरा स्टिफ था। वो कहाँ है? मैडम ल्यू ने एक गहरी सांस ली। बाओ शॉमिंग को कुछ नहीं चाहिए, लेकिन हमने उसके नाम पर एक फंड सेटअप कर दिया है। ग्रैंडमा ने अपने हिस्से के शेयर्स भी उसके नाम ट्रांसफर कर दिए हैं। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो साइन कर दो। यान लिन का शरीर एकदम शून्य पड़ गया। मैडम ल्यू द्वारा दिए गए डिवोर्स पेपर्स को देखते हुए उसने कांपते हाथों से उन्हें पकड़ लिया। जब उसने आखिरी पेज पलटा तो वहां सच में मेरे सिग्नेचर थे। उसने पेपर्स को कसकर अपनी मुट्ठी में भींच लिया। तो आप लोग मुझे नहीं बताएंगे कि वो कहाँ है? पिता ल्यू चैंग ने उसे ठंडी नजरों से देखा और उसके सामने आकर खड़े हो गए। क्या वो तुमसे मिलना भी चाहेगा? बाओ शॉमिंग मेरा पति है। मैं उसे ढूंढ लूंगी, चाहे मुझे इस पूरे शहर को क्यों ना पलटना पड़े। मैं उसे ढूंढ कर ही रहूंगी। इतना कहने के बाद उसने खतरनाक नजरों से सोंग याओजी की तरफ देखा। डायरेक्टर वैंग को कांटेक्ट करो, उनसे कहो कि सुबह होने से पहले उसे ढूंढ निकालें। ल्यू चैंग का चेहरा गुस्से से नीला पड़ गया। उन्होंने आगे बढ़कर उसका कॉलर पकड़ लिया और चिल्लाकर बोले, तुम्हें अब याद आ रहा है कि वो तुम्हारा पति है? जब उसे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी तब तुम कहाँ थी? यान लिन का गला सूख रहा था। उसने फटी हुई आवाज में कहा, मैं उसे सब एक्सप्लेन कर सकती हूँ। ल्यू चैंग ने उसकी बात काट दी। मैं बस तुमसे इतना पूछ रहा हूँ, क्या तुमने बाओ शॉमिंग से किया हुआ वादा निभाया? क्या तुमने उसे धोखा नहीं दिया? यान लिन के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। वो अपना वादा नहीं निभा पाई थी और उसने सच में मुझे धोखा दिया था। मैं बस ये नहीं चाहती थी कि वो कुछ गलत सोचे। मेरे और ईटो चैंग के बीच वैसा कोई रिलेशन नहीं है। मैं बाओ शॉमिंग को सब कुछ साफ साफ एक्सप्लेन कर दूंगी। मैडम ल्यू आगे आईं और शांति से उसे देखने लगी। बहुत देर बाद उन्होंने एक गहरी सांस ली। यान लिन की आंखें सिकुड़ी। उसने मैडम ल्यू की तरफ देखा और नरम आवाज में कहा, मॉम, आप मुझे बता दीजिए कि वो कहाँ है। मुझे उससे मिलना है। प्लीज मुझे उससे मिलने दीजिए। मैडम ल्यू ने सिर हिलाया। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें मिलने नहीं दे रही, बल्कि बात यह है कि मुझे और तुम्हारे डैड को। ल्यू चैंग ने एक ठंडी हंसी हंसी। जानती हो क्यों उन्होंने बिना फ्यूनरल सेरेमनी रखे ही उन्हें दफना दिया? क्योंकि वो तुम्हारे पति के रूप में वहां नहीं होना चाहता था और वो बिल्कुल नहीं चाहता था कि तुम वहां मौजूद रहो। यान लिन, तुम उसकी पत्नी कहलाने के लायक ही नहीं हो। यान लिन वहां एकदम लाचार खड़ी थी। ऐसा लग रहा था कि उसे इस बात का मतलब ही समझ नहीं आ रहा है। ग्रैंडमा ल्यू ने धीरे से अपनी आंखें खोली। अब उनके चेहरे पर वो प्यार वाली झलक नहीं थी। अगर तुम मुझे अभी भी अपनी ग्रैंडमा मानती हो तो डिवोर्स पेपर्स पर साइन कर दो और उसे दोबारा ढूंढने की कोशिश मत करना। उसकी लाइफ में अब कोई दखल मत दो। यान लिन का दिल ठंडा पड़ गया। उसने अपनी जिंदगी में पहली बार इतनी बेबसी महसूस की थी। उसने अपना सिर झुकाया और वापस जाने के लिए मुड़ने लगी। यान लिन को वापस जाते देख ग्रैंडमा ल्यू ने सख्त आवाज में कहा, अगर तुमने उसे ढूंढना जारी रखा तो आज के बाद से तुम्हारा ल्यू फैमिली से कोई रिश्ता नहीं होगा। यान लिन ने अपनी मुट्ठियां कसकर भींच लीं और आखिर में उसके मुंह से एक हल्की सी हंसी निकल गई। वो वहां से नहीं गई, बल्कि मुड़कर सीधे घुटनों के बल बैठ गई। ग्रैंडमा, सॉरी, मैं ये नहीं कर सकती। जब तक मैं बाओ शोमिंग को ढूंढ नहीं लेते, मैं यहीं घुटनों के बल बैठी रहूंगी, तब तक जब तक आपका दिल ना पिघल जाए और आप मुझे बता ना दें कि वो कहाँ है। यान लिन को भी शायद समझ आ गया था कि ग्रैंडमा ने ही मुझे कहीं छुपाया है। ग्रैंडमा ल्यू ने अपनी पोती को एक नजर देखा और उठ खड़ी हुई। मैडम ल्यू उन्हें सहारा देने के लिए आगे आईं। ल्यू चेंग ने भी गुस्से में एक आवाज निकाली और मुड़कर अपने कमरे में चले गए। उस इतने बड़े विला में सारे नौकर पहले ही जा चुके थे। वहां सिर्फ घुटनों के बल बैठी यान लिन और उसके पास खड़ी असिस्टेंट सोंग याओजी बची थीं। सोंग याओजी ने भी हिम्मत की और वो भी उसके साथ घुटनों के बल बैठ गई। बॉस यान लिन। यान लिन अपनी नजरें नीचे किए हुए थी। हल्की रोशनी में उसके एक्सप्रेशन साफ नहीं दिख रहे थे। सोंग याओजी ने धीमी आवाज में कहा, बॉस यान लिन, क्या हमें मिस्टर बाओ शोमिंग को ढूंढने के लिए सीक्रेटली कुछ लोगों को लगाना चाहिए? यान लिन ने अपनी नजरें हल्की सी ऊपर की। उसके होठों पर एक फीकी मुस्कान थी। ग्रैंडमा ने पर्सनली जो जगह अरेंज की है वो हमें कभी नहीं मिलेगी। ये सुनकर सोंग याओजी के पास कहने को कुछ नहीं बचा। तो क्या आप सच में ऐसे ही घुटनों के बल बैठी रहेंगी? यान लिन के दिमाग में ग्रैंडपा बाओ का चेहरा घूम गया। उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और खुद पर हंसते हुए बोली, मुझे सजा मिलनी ही चाहिए। असिस्टेंट सोंग याओजी ने लंबी सांस ली और कहा, तो मैं भी आपके साथ यहीं रहूंगी। यान लिन ने धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी आवाज भारी थी, जिसमें थकान
थकान और बेबसी झलक रही थी। इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें कुछ और काम करने हैं। बॉस यानलिन बताइए। यानलिन ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसकी आंखों में एक अजीब सी ठंडक थी। जाकर पता लगाओ कि उन फोटोज का क्या चक्कर है। सॉन्ग याओजी तुरंत खड़ी हो गई। ठीक है बॉस, मैं अभी पता लगाती हूँ। यानलिन ने कुछ नहीं कहा। वो बस सीधा हॉल में घुटनों के बल बैठी रही। उसके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ मेरा ही चेहरा था। हॉस्पिटल में मुझे लगा जैसे मैं बहुत लंबा सपना देख रहा हूँ। मैंने सपने में देखा कि मेरे मॉम डैड और ग्रैंडपा अभी भी जिंदा हैं और हम पूरी फैमिली खुशी खुशी घूमने जा रहे हैं। लेकिन तभी सीन बदल गया। मैंने अपने मॉम डैड को खून से लथपथ देखा और खुद को कॉफिन में लेटा हुआ पाया। मैं एकदम झटके से नींद से जागा। भाई! चूचेन ने आवाज सुनी और तुरंत दरवाजा खोलकर अंदर आ गया। बाओशोमिंग, सब ठीक है ना? कोई बुरा सपना देखा क्या? तभी अचानक दरवाजा फिर खुला। मिस्टर चू, क्या हमारे मिस्टर बाओशोमिंग उठ गए? मैंने उस जाने पहचाने चेहरे की तरफ देखा। आंटी वैंग, आप यहाँ क्या कर रही हैं? उन्होंने मुझे एक बहुत ही मिक्स्ड और दर्द भरे रिएक्शन के साथ देखा। ग्रैंडमा ने मुझे कॉल किया था और मुझे तुम्हारी देखभाल के लिए वापस बुलाया है। अब से मैं तुम्हारी तरफ हूँ, तुम बेफिक्र रहो। मैं ग्रैंडमा के इस प्यार को ठुकरा नहीं सका। मैंने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन मैं सच में मुस्कुरा नहीं पाया। ठीक है आंटी वैंग, मैं समझ गया। आगे से आपको मेरी वजह से परेशानी होगी। ये कहकर मैंने आंटी वैंग के हाथ से वो सूप ले लिया जो वो लेकर आई थी। 10 मिनट बाद जब आंटी वैंग ने देखा कि मैंने सूप पी लिया है तो वो बर्तन ले गईं। बाओशोमिंग, मैं बाहर ही हूँ, अगर कुछ चाहिए हो तो मुझे आवाज दे देना। मैंने हाँ में सिर हिला दिया। ठीक है, थैंक यू आंटी वैंग। वो दोनों एक के बाद एक वहां से चले गए। मैंने मुड़कर साइड टेबल पर रखे अपने फोन को देखा। जब मैंने उसे उठाया तो उसमें यानलिन की अनगिनत मिस्ड कॉल्स पड़ी थी। मैंने सीधा यानलिन का नंबर डिलीट किया और उसे ब्लॉक कर दिया। इस वक्त यानलिन ओल्ड मैंशन में घुटनों के बल बैठी थी। वो बार बार मुझे कॉल मिला रही थी। जब उसे समझ आ गया कि कॉल कनेक्ट नहीं होगी तो यानलिन ने बेबसी में अपना फोन नीचे कर लिया और खुद पर ही हंसने लगी। उसे बस ये समझ नहीं आ रहा था कि उसने सिर्फ एक छोटी सी गलती की थी तो बात इतनी बिगड़ कैसे गई। आधी रात को मैडम ल्यू पानी पीने के लिए बाहर आईं। यानलिन को अभी भी घुटनों के बल बैठे देखकर उन्होंने अपनी भौहें सिकोड़ी और बड़ी ही बेरुखी से कहा, जब आज यही सब होना था तो तुमने वो सब किया ही क्यों? मैंने तुम्हें पहले ही वार्निंग दी थी कि उस जैंग फैमिली के भाइयों के चक्कर में मत पड़ो, लेकिन तुमने मेरी बात कब सुनी? यानलिन का गला पूरी तरह सूख गया था और उसकी आवाज फट गई थी। मुझे बस एक बार बाओशोमिंग से मिलना है। भले ही वो मुझे डिवोर्स देना चाहता हो, पर उसे ये बात खुद मुझसे कहनी होगी, वरना मैं इन पेपर्स पर साइन नहीं करूंगी। मैडम ल्यू ने ठंडी आवाज में कहा, अब तुम्हें यहाँ कोई नहीं रोक सकता। इस घर में कोई तुम्हारी ग्रैंडमा के खिलाफ नहीं जा सकता। यानलिन ने धीरे से अपना हाथ उठाया और अपनी मॉम को पकड़ने की कोशिश की। मैडम ल्यू का गला रुंध गया। वो अपनी बेटी को खोई खोई सी नजरों से देखने लगी। जब से वो बड़ी और समझदार हुई थी, माँ बेटी के बीच दूरियां आ गई थी। वो बहुत कम ही इतने करीब आए थे। मैडम ल्यू ने अपने होठों को भींच लिया और धीरे से नीचे बैठ गईं। क्या तुम जानती हो कि ग्रैंडपा बाओ ने मरने से पहले जो आखिरी बात कही थी वो ये थी कि वो तुमसे मिलना चाहते हैं? क्या तुम्हें ये पता है? यानलिन का पूरा शरीर अकड़ गया। उसकी नजरें अपनी मॉम पर टिकी थीं। मैडम ल्यू उसे शांति से देखती रहीं, पर तुम्हारा फोन लगातार अनरीचेबल आ रहा था और आखिर में ग्रैंडपा ने हॉस्पिटल रूम में तुम्हारी और उस आदमी की फोटो देख ली। यानलिन ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसकी आवाज भारी हो गई थी। कौन सी फोटो? मैडम ल्यू का एटीट्यूड थोड़ा नरम पड़ा, पर उन्होंने ठंडेपन से ही एक्सप्लेन किया। हॉस्पिटल रूम में तुम्हारी और उस ईटो चैंग नाम के आदमी की फोटो। तुम दोनों ने क्या किया है ये तुम्हें अपने दिल में अच्छी तरह पता है। यानलिन खुद पर ही हंसी। उसका पैर टूट गया था। वो हंगर स्ट्राइक पर था। मैं ऐसे ही चुपचाप नहीं बैठ सकती थी। मैंने उससे वादा किया था। हाँ बिल्कुल, तुमने ईटो चैंग से उसके भाई का ख्याल रखने का वादा किया था। लेकिन यानलिन, तुमने अपने खुद के पति से जो वादा किया था उसका क्या? मुझे सच में नहीं पता था। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं कभी नहीं जाती। मॉम, मुझे उससे मिलना है। मुझे हर हाल में उससे मिलना है। मैडम ल्यू ने अपना सिर हिलाया। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें बताना नहीं चाहती। बात यह है कि ये सब कुछ तुम्हारी ग्रैंड माँ ने खुद अरेंज किया है। यहाँ तक कि जब ग्रैंडपा बाओ को दफनाया जा रहा था तब भी हम ग्रेवयार्ड के अंदर नहीं गए। हम बस बाहर दूर खड़े होकर इंतजार कर रहे थे। तुम्हारी ग्रैंड माँ ने कहा कि उन्होंने ग्रैंडपा बाओ के साथ बहुत बुरा किया है और अब वो उन्हें अपना चेहरा नहीं दिखा सकती। ये सब सुनने के बाद यानलिन ने मैडम ल्यू का हाथ छोड़ दिया। तो फिर मैं तब तक यहीं घुटनों के बल बैठी रहूंगी जब तक ग्रैंड माँ मुझे बता नहीं देती। पिता ल्यू चैंग अचानक पता नहीं कहां से बाहर आए और यानलिन की बात सुनकर उसे तुरंत डांटने लगे। ये क्या बकवास है? तुम यहाँ ऐसे ही घुटनों के बल बैठी रहोगी? क्या तुम्हें कंपनी की कोई परवाह नहीं है? यानलिन ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वो एकदम बर्फ की तरह ठंडी लग रही थी। ल्यू चैंग ने गुस्से में कहा, तुम्हारी मॉम बिल्कुल सही कह रही हैं। जब आज यही दिन देखना था तो शुरुआत ही क्यों की? तभी अचानक यानलिन के सीने में बहुत तेज दर्द उठा। वो उस भयंकर दर्द को कंट्रोल नहीं कर पाई। उसका शरीर आगे की तरफ झुक गया और उसने अपना एक हाथ जमीन पर टिका दिया। मैडम ल्यू की भौहें सिकुड़ गईं। क्या हुआ? ल्यू चैंग भी कुछ कदम आगे आए और नीचे बैठ गए। भले ही वो मुंह से कितनी भी शिकायतें कर रहे थे, लेकिन आखिर वो उनकी अपनी बेटी थी। मैडम ल्यू परेशान लग रही थीं। यानलिन का चेहरा हल्का पड़ चुका था और उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं। उसने अचानक सख्त आवाज में कहा, मैंने कहा ना आप लोग जाकर आराम कीजिए। ये सुनकर ल्यू चैंग के चेहरे पर जो चिंता थी वो तुरंत गुस्से में बदल गई।
एहसान फरामोश लड़की, अगर इसे ऐसे ही घुटनों पर बैठना पसंद है तो इसे बैठे रहने दो, हम जाकर आराम करते हैं। मैडम लियू ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, लेकिन आखिर में कुछ नहीं कहा। उन्होंने बस उसे एक गहरी नजर से देखा और चली गईं। यान लिन अपना एक हाथ जमीन पर टिकाए हुए थी। उसके सीने का दर्द लगातार बढ़ता जा रहा था। उसके दिमाग में धीरे धीरे वो सीन घूमने लगा जब उस दिन मैं उसे एयरपोर्ट पर सी ऑफ करने गया था। कितने दिन में वापस आओगी? अगर कुछ इमरजेंसी नहीं हुई तो 3 दिन में। मैंने हल्के से सिर हिलाया और उसे गले लगा लिया। ठीक है, मैं घर पर तुम्हारा इंतजार करूंगा। उसने प्यार से मेरे सिर पर हाथ फेरा और उसके होठों पर एक मुस्कान आ गई। ये उसकी पहली बिजनेस ट्रिप थी और अपने पति को इस तरह देखना उसे बहुत अच्छा लग रहा था। भले ही ये ट्रिप उसने खुद जिद करके ली थी। फ्लाइट बोर्ड